आकलन का ज्ञान होना चाहिए और मापन का भी ज्ञान होना चाहिए और मूल्यांकन का भी ज्ञान होना चाहिए, तीनों चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आकलन को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम टीचिंग कराते हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं और हर बच्चे जो होते हैं अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग सोच समझ के होते हैं, अलग अलग व्यवहार के होते हैं। तो टीचर का क्या काम होता है कि पहला काम होता है कि बच्चों को वो आंके या बच्चों का मापन करे या मूल्यांकन करे, ताकि टीचर को ये पता हो जाए कि बालक का विकास किस क्षेत्र में हो रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी कठिनाई है, क्या समस्या है और उसका निदान कैसा होगा, उपचार कैसा होगा, निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आकलन पर। देखिए, अगर आकलन का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो जैसे कि गांव देहात में बोला जाता है जो अंदाजा लगाना, आंकना। जैसे मान लीजिए कुछ अगर गेहूं का या चावल का ढेर रखा हुआ है तो कहा जाता है जो अच्छा अंदाजा करके बताइए, गेसिंग करके बताइए या अनुमान करके बताइए। ठीक है, यानी आकलन का मतलब क्या है, अंदाजा लगाना होगा, ठीक है, या क्या करना होगा तो अनुमान लगाना होगा, अनुमान लगाना होगा, या फिर क्या कर सकते हैं कि गेसिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि चावल का ढेर रखा हुआ हो या गेहूं का ढेर रखा हुआ हो तो लोग बोलता है कि आखिर आप बताइए जो ये कितना केजी का होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग अंदाज से बताते हैं कि 40 केजी होगा या 50 केजी होगा, जो भी हो, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आकलन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं या गेसिंग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति नया कपड़ा खरीदता है तो अपने दोस्तों से पूछता है कि अच्छा बताओ कि ये कितना का होगा, तो उस टाइम तो हम उसके साथ गए नहीं रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसके क्वालिटी को देखकर अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक जो है यानी जो टीचर है, टीचर का वही काम है कि बच्चों को क्या करे, उसके व्यवहार का, उसके रुचि का, उसके व्यक्तित्व का और उसके क्षमता का बहुत सारा सेक्टर होता है। अगर हम उसका सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो हमें अंदाजा लगाना पड़ेगा, आकलन करना पड़ेगा कि मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ने आया है वो बच्चा किस प्रकार का बच्चा है, यानी उसकी क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी रुचि क्या है। इसको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसको जानने के लिए हमको आकलन करना पड़ेगा, एक अनुमान लगाना पड़ेगा। अब बात रह गया कि अनुमान तो एक पेरेंट्स भी लगा सकते हैं, अभिभावक भी लगा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो अभिभावक के पास नॉलेज होता है या जो अनुमान होता है वो बाल विकास के आधार पर सेट नहीं कर पाता है, यानी कहिए तो पूरा उनको जानकारी नहीं रहता है बाल विकास का। इसीलिए शिक्षकों को इसका ज्ञान दिया जाता है, बाल विकास के बारे में समझाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि हम पहले देख लेते हैं कि आकलन, तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि आकलन का कभी कभी डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, इसके शाब्दिक अर्थ से पूछ देता है या पूछा जाता है कि आकलन है क्या। ठीक है, तो आकलन क्या है, सीधे तौर पर समझेंगे तो अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, गेसिंग करना। ठीक है, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, अंदाजा लगाते हैं या गेसिंग करते हैं कि ये क्या है, नहीं है। ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक का काम है कि उनके सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं या उनसे बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं उनका क्या करना, आकलन करना, अंदाजा लगाना। ठीक है, अब बात रहा कि बच्चों का किस चीज का आकलन होगा, किस चीज का अंदाजा लगाया जाएगा, तो उसके व्यवहार का आकलन होगा, उसके स्वभाव का आकलन होगा, उसके रहन सहन का आकलन होगा, उसके शैक्षणिक गतिविधि का आकलन होगा, उसके विकास का आकलन होगा। ठीक है, उसके रुचि का आकलन होगा, उसके चहुमुखी जो विकास होना चाहिए उसका आकलन होगा, उसकी समस्याओं का आकलन होगा, तभी एक टीचर सही ढंग से उसका विकास करा पाएंगे। मान लीजिए कि एक डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं और डॉक्टर को हमारी बीमारी का पता अगर नहीं है तो वो तो क्या करेंगे, अंदाज से दवाई देंगे। या मान लेते हैं कि उनको अगर इस चीजों का पता नहीं है कि ये बीमारी कैसे हो रहा है, किस तरह का दवा चाहिए, तो वहां भटकने वाला स्थिति आ जाता है, अंदाज पर काम करने वाला स्थिति आ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर एक शिक्षक बालकों के व्यवहार को समझ लेते हैं, उसको परख लेते हैं, उनको जान लेते हैं कि इसका विकास किस क्षेत्र में करना है, किसमें इसका रुचि है, तो वहां विकास करना आसान हो जाता है, यानी शैक्षणिक गतिविधि या शैक्षणिक प्रक्रिया आसान हो जाती है। ठीक है,
तो आकलन को हम समझे हैं, केवल अभी हम शाब्दिक अर्थ को समझेंगे, डिटेल में सबका पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों का हम पहले अंतर समझेंगे। तो आकलन का हमने बताया कि अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना, गेसिंग करना, ठीक है। अब हम आते हैं मापन पे, ठीक है। अब आकलन और मापन में क्या अंतर है? तो जैसा कि हमने पहले एक उदाहरण लिया था कि एक ढेर रखा हुआ है गेहूं का और कोई अनुमान लगाया कि ये 50 केजी का है, ठीक है। हो सकता है कोई व्यक्ति बताया नहीं 50 नहीं 45 केजी का होगा, और कोई व्यक्ति बताया नहीं ये तो 45 और 50 नहीं लगता है, ये 30-35 केजी का होगा। मान लीजिए 30 से 35 केजी का अनुमान लगा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा? ये सब अनुमान हुआ, अंदाजा हुआ, इसी को हम बाल विकास के शब्दों में कह सकते हैं ये आकलन हुआ, ठीक। अब क्या होगा कि कोई व्यक्ति कहा कि नहीं ऐसा है, ये 3-3 वेराइटी हो गया, कोई बोल रहा है 50 केजी, कोई 45, कोई बोल रहा है 30 से 35 केजी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आकलन को दूर करने के लिए मानिए एक अनुमान जो है, क्योंकि अनुमान आगे पीछे हो सकता है, अनुमान गलत भी हो सकता है, तो इसको हम जो ये कंफ्यूजन जो बन रहा है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसका मापन करेंगे, ठीक है। इसका क्या करेंगे? मापन करेंगे। मापन कहने का मतलब है कोई यूनिट का प्रयोग करेंगे और उसको वजन करेंगे, तौलेंगे, ठीक है। वजन किए तो ये क्या हो गया है, मान लीजिए कि वजन करने के बाद ये 52 केजी निकल के आया, ठीक है। 52 केजी निकल गया है, तो ये 52 क्या हो गया? मापन हो गया, ठीक है। यहाँ आकलन क्या हो रहा था? तो आकलन अंदाजा हो रहा था, गेसिंग हो रहा था, एक अनुमान हो रहा था कि इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चों को समझाते हैं, तो उस समय हम अंदाजा लगाते हैं, आकलन करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, क्या बच्चा वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट परीक्षा ले लेते हैं, मापन कर लेते हैं। सबको एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन का एक सेट बना लेते हैं और क्वेश्चन का सेट सबको देते हैं, और जो हमने समझाया था, जो आकलन किया था कि बच्चा सीख पाया है कि बच्चा सीख नहीं पाया है, ठीक है। इसके लिए हम क्या किए? तो आकलन से अब किस पर आ गए? मापन पर आ गए, ठीक है। अब एक और हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हमारा रूम है, जिस रूम में हम रह रहे हैं, ठीक है। रूम में रह रहे हैं, हम अपने दोस्तों को लेके आए अपने घर पे, और तब बोले उसको कि अच्छा बताओ जो इस रूम में हम रह रहे हैं उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई कितनी है? हमारे पास 2-3 दोस्त हैं। अब वो लोग क्या किए कि कोई बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है ये 30 फीट लंबाई है और लगभग 20 फीट इसकी चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई है 20 फीट। अब बात हो गया क्या कि ये किस में आ जाएगा? ये लगभग बताया है, ये आकलन किया है, अनुमान लगाया, ठीक है। अब उसको तो ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये 20 फीट है चौड़ाई कि ज्यादा है, 30 फीट से ज्यादा है कि 20 फीट से कम है, क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या किया? ये जो बताया, जो भी क्वांटिटी बताया, ये आकलन में आया। लेकिन हम कहेंगे नहीं तो तुम लोग गलत बता रहे हो। इसके लिए क्या करो? इसके लिए एक टेप इंच का जो होता है प्रयोग वो लाओ और उसको क्या करते हैं? मापते हैं, ठीक है। यानी कि लगाएंगे यहां से फीता और यहां तक लगाएंगे और यहां से इससे इसकी दूरी को माप लेंगे। फिर क्या करेंगे? इसकी दूरी को माप लेंगे, यानी कि लंबाई को माप लेंगे और चौड़ाई को माप लेंगे। तो जिससे क्या हो जाएगा? हमको उसका आयतन का पता चल जाएगा, यानी क्षेत्र का पता चल जाएगा, क्षेत्र का पता चल जाएगा, एरिया का पता चल जाएगा, क्षेत्रफल का पता चल जाएगा। तो पहले जो लड़का बताया वो आकलन किया था, दोस्त लोग जो बताया था वो आकलन हुआ, हमको विश्वास नहीं हुआ तो उसके लिए हम एक यूनिट का प्रयोग किए और उसको माप लिए, ठीक इसी प्रकार टीचिंग फील्ड में, यानी एक टीचर भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। पहले बच्चा को सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद वो अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं कि कौन बच्चा समझ रहा है, कौन बच्चा नहीं समझ रहा है। क्योंकि पहले ही हमने बताया है कि प्रत्येक बच्चा एक जैसा नहीं होता है, उसको सीखने की क्षमता, समझने की क्षमता, व्यवहार, रुचि सब कुछ अलग अलग होता है। किसी का भैरी मतलब एक जैसा नहीं होगा, सब भैरी करेगा, अलग अलग होगा। इसीलिए टीचर क्या करेंगे? समझाएंगे तो आकलन करेंगे। आकलन में उनको लगेगा कि कोई बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, इसको दूर करने के लिए, इस शक को दूर करने के लिए वो क्या करेंगे?
मापेंगे। तो मापेंगे कैसे? तो मापने के लिए हमने बताया कि वो सेट का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, 10 क्वेश्चन सेट किए, हो सकता है इससे ज्यादा भी क्वेश्चन सेट किए, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सभी बच्चों को दिए। कुछ बच्चा है कि बहुत कम नंबर लाया, यानी 10 क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसका 5 नंबर आया, किसी का 2 नंबर आया, किसी का 4 नंबर आया। अब उनको मापन से ये अंदाजा हो गया है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कहां तक सही चला जा रहा है, यानी बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, क्या समस्या है, क्या कठिनाई है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसका निराकरण कैसे होगा, ये समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम दो चीजों को समझे, आकलन और मापन। ठीक है, हम बाद में फिर बात करेंगे इसकी विशेषता पर, और फिर बात करेंगे कि इसकी क्या महत्वपूर्णता है। ठीक है, तो हमने आकलन को समझ लिया है। आकलन का क्या मतलब हुआ? अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना, ठीक है, गेसिंग करना, एक श्योरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया? मापन किया। टीचिंग में भी हमने बताया कि मापन का कैसे प्रयोग करेंगे। अब रह गया मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन का अगर शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो मूल्यों का अंकन। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया? मूल्यों का अंकन। अब मूल्यों का अंकन को कैसे समझेंगे? ये दोनों चीज को अगर समझ लिए हैं, आकलन और मापन को समझ लिए हैं, तो हम मूल्यांकन पर आते हैं। मूल्यांकन को कैसे समझेंगे? देखिए, पहले तो हमने पढ़ाया, समझाया बच्चों को, कोई भी चैप्टर, पार्टिकुलर चैप्टर है उसको समझाया। उसको समझाने के बाद हमें लगा कि कुछ बच्चा सीख पा रहा है, कुछ बच्चा नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, कुछ सीख पा रहा है, कुछ नहीं सीख पा रहा है, तो इसकी जांच कैसे की जाए, इसे कैसे समझा जाए कि हमारा गतिविधि सही दिशा में चल रहा है, ये हम कैसे अनुमान लगाएं कि बच्चों का प्रगति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चों का विकास हो रहा है कि नहीं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या बच्चों की कठिनाई कहाँ है, कहाँ वो समस्या क्रिएट कर रहा है। तो इसके लिए हमने मापन का पद्धति अपनाया, जो क्वेश्चन दिए बनाने के लिए जिस चैप्टर को पढ़ाए थे। अब क्या हुआ कि बच्चा, जैसे कि हमने इसमें बताया कि कोई बच्चा 10 नंबर लाया, 10 में 10 ले आया, कोई 9 नंबर लाया, कोई 5 नंबर यानी 5 नंबर लाता है, कोई 2 नंबर लाता है, किसी का एक भी नंबर नहीं आया, संयोग से 0 नंबर आ गया। ठीक है, अलग अलग वेराइटी का बच्चा है, सबका सोचने समझने की शक्ति अलग है, क्षमता अलग है, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं कि इसका 10 आया तो इसका 0 कैसे आया। अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो आकलन, मापन, मूल्यांकन होता है वो केवल एक पॉइंट को हम समझते हैं, केवल ये बालकों का नहीं होता है, शिक्षकों का भी होता है। जैसे कि अगर फर्स्ट टाइम में आप जाएंगे किसी भी बच्चों के सामने या किसी क्लास में जाएंगे, तो आप बच्चों का आकलन कर रहे हैं या बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चा भी आपका क्या कर रहा है? आकलन मूल्यांकन कर रहा है। वो भी जानना चाहता है कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, टीचर का व्यवहार कैसा है, वो किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से सिखाते हैं। जिस तरह से आप बच्चों को जानना चाहते हैं, यानी पहचानने की प्रक्रिया है ये, जिस तरह से आप बच्चों को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार से बच्चा भी आपको जानना, पहचानना और परखना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कहेगा क्वेश्चन में कि क्या आकलन, मापन या मूल्यांकन बालकों का होता है? तो नहीं, बालकों का ही नहीं होता है, यानी बालक के साथ साथ शिक्षकों का भी होता है। ठीक, अगर वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छे ढंग से समझाते हैं, बच्चों को पहचान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि शिक्षक को पढ़ाना समझाना आसान हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं मापन। और मापन से हमने क्या किया? इन नंबर ले आया, 10 नंबर लाया, 9 नंबर लाया, 5 नंबर लाया, 2 नंबर लाया, यहाँ पे 0, ये बच्चों का मार्क्स है। अब देखिए, ये मूल्य हुआ, मूल्य माने वैल्यू, कितना नंबर लाया था? 10 नंबर लाया। कितना नंबर लाया? तो 9 नंबर लाया, 5 नंबर है, 2 नंबर है, 0 है, ये इसका क्या हुआ? ये मूल्य जो है, वैल्यू जो है, इसका क्या हुआ है? अंकन हुआ है। इसका क्या हुआ है? अंकन हुआ है। इसी को हम क्या कहेंगे? मूल्यांकन। अब बात रह गया कि भाई मूल्यांकन तो समझे कि मूल्यों का अंकन है, वैल्यू हम दे दिए, जैसे ये लास्ट में अंतिम प्रक्रिया है। जैसे अभी मान लीजिए 10th का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है या 11-12 का चल रहा है, तो उसमें क्या होता है? बच्चा साल भर पढ़ा है, तो साल भर पढ़ा है, तो ये आकलन, मापन, ये सब की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। एक चीज और समझते हैं जिससे क्वेश्चन आता है,
यह पूछेगा कैसी प्रक्रिया है, तो सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन के हर क्षेत्र में आकलन मापन मूल्यांकन होता है, चाहे पारिवारिक क्षेत्र हो, व्यवहारिक क्षेत्र हो या टीचिंग का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र हो वहां आकलन मापन मूल्यांकन चलते रहता है। ठीक है, जैसा कि एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि गांव देहात में जानते हैं कि जब लड़कों और लड़कियों का शादी होता है तो उसमें बहुत सारे लोग जाते हैं जिनको अगुआ बोला जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोग जाते हैं, उसमें लड़कों को बुलाया जाता है या लड़कियों को बुलाया जाता है, तो कुछ लोग उसमें क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि ये जो लड़का है वो क्या करता है, क्या इसका व्यवहार है, किस तरह से ये लोगों के साथ व्यवहार में आता है, क्या इसकी योग्यता है, सोचने समझने की क्या क्षमता है। ये सारे चीजों को जानने के लिए क्या किया जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है, उसका मापन किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से तब जाके ये समझा जाता है कि नहीं लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है और इससे व्यवहार यानी कि इससे आगे बात को बढ़ाया जा सकता है, शादी विवाह किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से यहां भी हम लोग समझेंगे। अब क्या होता है कि हमने क्या किया, समझाया, बच्चों का टेस्ट लिया, उसके बाद मूल्यों का अंकन किया। अब ये मूल्यों का अंकन जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक चीज और इसमें बोल देते हैं कि आकलन जो मापन या मूल्यांकन सही होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए। विश्वसनीयता होना चाहिए, वैधता होना चाहिए। विश्वसनीयता होना चाहिए और वैधता होना चाहिए। विश्वसनीयता कहने का मतलब है जो हम आकलन किए, क्वेश्चन सही नहीं लगाए, क्वेश्चन सही नहीं बनाए, या नंबर जो देना था 1 नंबर मिल गया 2 नंबर, ठीक है, या क्वेश्चन में ऐसे भी हो गया कि हमारा बच्चा है तो उसको हम पहले बता दिए कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आने वाला है, तो यहाँ विश्वसनीयता खत्म हो गया। ठीक है, हम बच्चों को पहले ही बता दिए। जैसे कि बहुत सारे स्कूलों में टीचर क्या करते हैं, अपना जो उनका बच्चा है या जो भी लग रहा है कि ये तेज बच्चा है या जिससे उनका लगाव रहता है वो पहले बता देते हैं जो ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो उस तरह से क्या हो गया, ये जो आकलन मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया है विश्वसनीयता को खो दिया है। इसमें क्या हो गया है, इसमें अब उसको हम बता ही दिए हैं तो बच्चा खुद बना लेगा। वैधता जो है, वैधता कहने का मतलब है कि मान लीजिए जो क्लासरूम में जो हम टेस्ट देते हैं, क्लासरूम में जो हमारा आकलन मापन मूल्यांकन होता है उसकी वैधता क्या है, तो उसकी वैधता है कि शिक्षक समझे, हो सकता है अभिभावक के पास जाएगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा, उसकी कोई वैधता नहीं है, उसके आधार पर हम कहीं नौकरी नहीं ले सकते हैं या उसको हम कहीं दिखा नहीं सकते हैं, या ऐसे जगहों पे जहां हमको किसी तरह का उससे प्रॉफिट मिलने वाला है या उस जॉब मिलने वाला है। वैधता जैसे मैट्रिक का हो गया, बोर्ड का हो गया, +2 का हो गया, या आगे भी जो भी हम पढ़ाई करते हैं तो उसका जो वार्षिक परीक्षा होता है वो उसमें वैधता रहता है, वैलिडिटी रहता है, यानी कि जहां जाएंगे तहां हमें उस पर कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, उसे लोग समझेंगे, उसकी वैधता होगी। ठीक है, तो हम लोग समझे हैं क्या, सतत प्रक्रिया है जिसमें विश्वसनीयता होता है और वैधता होता है। ठीक है, अब हम लोग एक चीज को समझते हैं। अब कोई कहेगा कि भाई आकलन करते हैं, मापन करते हैं, तो मूल्यांकन काहे करते हैं, सब तो अलग अलग चीज है, लेकिन अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, ये अलग अलग चीज नहीं है, इसको हम समझते हैं कैसे, तो 1 मिनट, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे अगर एक बड़ा सा क्षेत्र लेते हैं, पूरा जो एरिया है इसको हम मूल्यांकन से डिनोट करते हैं, मूल्यांकन से डिनोट करते हैं। अब क्या हो गया, आकलन जो है इसका अभिन्न अंग हो गया। ठीक है, मापन जो हो गया ये भी इसका अभिन्न अंग है। परीक्षण जो होता है ये भी इसका अभिन्न अंग है। ठीक है, जांच जो होता है ये भी इसका अभिन्न अंग है। कहने का मतलब है ये मूल्यांकन की प्रक्रिया बृहद प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आकलन, मापन और परीक्षण या जांच जो भी होता है ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि मूल्यांकन के अंतर्गत कौन आएगा, तो मूल्यांकन के अंतर्गत जो भी है, जो हम बच्चों को टेस्ट के लिए करते हैं, बच्चों को मापने के लिए करते हैं या अंदाजा लगाने के लिए करते हैं, तो उसमें सबसे यानी कि कहा जाए तो बृहद प्रक्रिया किसकी है,
तो मूल्यांकन की है। यानी मूल्यांकन कहेगा कि सबसे अंत में होता है। देखिए अब एक बात और बनता है कि जैसे कि हमने बताया सतत प्रक्रिया, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत बार आया है, सीटेट में देखेंगे, बीटेट में, इसमें बहुत बार आया है, कहेगा कि प्रत्येक 6 महीना में आकलन होना चाहिए, या कहेगा प्रत्येक 12 महीने में यानी वार्षिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो ऐसा चीज नहीं होता है, ये गलत है। जब हम सतत प्रक्रिया कहें तो क्या होगा, ये डेली होगा। आकलन क्या होगा, डेली अंदाजा लगाते हैं। मापन क्या होता है, जैसे क्लास समाप्त हुआ 2-4 क्वेश्चन हम पूछ दिए, वहां मापन हो रहा है, ठीक है। इससे पता चल गया कि हम इतना चैप्टर पढ़ाएं, इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन पूछे, बच्चा 2 ही नंबर लाया, मूल्यांकन यहाँ हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा 6 महीने के बाद होता है, साल भर के बाद होता है, या साल में 4 बार होता है, ये गलत हो गया। यानी जब हम सतत बोल दिए तो ये हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है, यानी ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। हमने बताया कि वैधता और विश्वसनीयता, यहां से भी क्वेश्चन आता है। अगर हम आकलन, मापन, मूल्यांकन करते हैं और उसका सही रूप नहीं देते हैं तो वैधता और विश्वसनीयता दोनों खो देता है, ठीक है। अब हम बात किए थे कि मूल्यांकन, तो मूल्यांकन सबसे अंतिम प्रक्रिया है, ठीक है। सबसे अंतिम प्रक्रिया इसीलिए है कि इसमें आकलन, मापन, परीक्षण, जांच सब इसके अंतर्गत आता है, सब इसमें समाहित है, ठीक है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि आकलन मूल्यांकन की कैसी प्रक्रिया है, तो आकलन मूल्यांकन का क्या है, अभिन्न अंग है, और ये भी एक जांच की प्रक्रिया है, ठीक है। इसका यानी कि अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या मूल्यांकन का अभिन्न अंग आकलन है, तो हाँ है। अभिन्न अंग मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता है, आप किसी को डायरेक्ट मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, उसमें ये सारे चीजों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सारे चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो हमने अभी देखा, 3 चीजों को समझा, आकलन, मापन, मूल्यांकन, ठीक है। और ये बात जान लीजिए कि अगर बाल विकास पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि अगर सीटेट में पूछा जाता है, बीटेट हो या एस्टेट हो, जिसमें बाल विकास अगर पूछा जाए, बाल विकास से अगर सवाल आया है, ठीक है, तो आकलन, मापन, मूल्यांकन से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जा सकता है, मतलब इसमें से क्वेश्चन आएगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर ये क्यों किया जाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन यहां से आता है कि हम आकलन, मापन, मूल्यांकन क्यों करते हैं, ये सवाल बनेगा, क्यों करते हैं, ठीक है। और जानते हैं कि सीटेट बीटेट में क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन सही है। अब वहां बनता है कि किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए। कभी कभी रहता है कि ए बी दोनों सही होंगे, ठीक है, लेकिन आपको और सारे एग्जाम में लगेगा कि 2 ऑप्शन बेकार का है, लेकिन इस तरह का जो लॉजिकल चीज है इसमें आपको लगेगा चारों का चारों सही है। अब वहां पे देखा जाता है कि इसमें सबसे बेस्ट कौन है, चारों में जो बेस्ट होगा वो ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमने बात किया था कि ये करते क्यों है, एक शिक्षक जो है आकलन, मापन या मूल्यांकन क्यों करता है, ये सवाल बनना चाहिए। तो अब देखिए, जैसे कि हमने बताया कि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है एक जटिल प्रक्रिया है। जब तक हम बालक के व्यवहार को नहीं समझेंगे, बालक को समझेंगे नहीं, तब तक हम सही दिशा में विकास नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि जैसे आप साइकिल चलाना जानते हैं और आपको कोई साइकिल देता है कि ले लीजिए चलाइए थोड़ा, या आपको कहीं काम लगता है तो साइकिल से जाते हैं, तो पहले आप उसके जो ब्रेक है उसको चेक करते हैं, हवा वगैरह देख लेते हैं, यानी चलने लायक है कि नहीं वो देखते हैं, तब आप सही ढंग से उसको चला पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब बालक आपके पास जाता है, बच्चे आपके पास जाते हैं, तो अगर आप बालक को नहीं समझेंगे, बालक को नहीं पहचानेंगे, बालक में है क्वालिटी क्या है इसको नहीं जानेंगे, तब तक आप उसका सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे, जिसको चहुमुखी विकास बोलते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है चहुतरफा, यानी चारों तरफ का विकास। अब चारों तरफ का विकास में हम बात करेंगे कि जैसे कि उसका शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, चरित्र का विकास हो गया, व्यवहार का विकास हो गया, भाषा का विकास हो गया, अभिक्षमता का विकास हो गया। ये सारे विकास को अगर हम चाहते हैं केवल मैथ पढ़ा देने से या अंग्रेजी पढ़ा देने से या हिंदी पढ़ा देने से उसका चहुमुखी विकास नहीं होता है। तो एक शिक्षक भी ये क्वालिटी होना चाहिए कि बालक का हम सर्वांगीण विकास कैसे करें, चहुतरफी विकास उसका हम कैसे कर पाए, ठीक है।
तो इसके लिए आकलन, मापन और मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर जिन शिक्षकों के पास ये क्वालिटी नहीं है, बालक को परखने का क्वालिटी नहीं है, उनको जानने का क्वालिटी नहीं है, बालक आखिर किस दिशा में सही गति से विकास कर रहा है, कौन सा विकास का पहलू छूट रहा है, अगर ये नहीं पकड़ेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो अब जैसे टीचर में तो ये क्वालिटी होना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर नस पकड़ के बता देते हैं, जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, अनुभवी डॉक्टर होते हैं, तो मरीज का नस पकड़ के बता देते हैं कि कौन सी बीमारी है। उसी प्रकार से एक शिक्षक में ये क्वालिटी रहना चाहिए कि बालक को अगर देखते हैं, बालक से बातचीत करते हैं, बालक को समझते हैं, तो उसके विकास के बारे में जो भी कमियां हैं या जिस दिशा में उसका विकास होना चाहिए, यानी कि उनको परख पाए, बालक को समझ पाए। ठीक है, तो अब आकलन, मापन, मूल्यांकन किस लिए करते हैं, इसका जवाब लगता है कि मिल गया होगा। ऐसा हम जान लेते हैं कि बालक के कठिनाई को समझने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, बालक के प्रगति को समझने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, बालक के शैक्षणिक योग्यता को समझने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, बालक के व्यवहार को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक के रुचि को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक के शारीरिक विकास के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, बालक के सामाजिक जो गतिविधि है या सामाजिक स्थिति को समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक के आर्थिक स्थिति को भी समझने के लिए मूल्यांकन करते हैं, बालक का भाषा का विकास हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसको समझने का हम मूल्यांकन करते हैं। टीचर खुद ब खुद अपना मूल्यांकन करता है कि जो हम बच्चा को दे रहे हैं, जो बच्चा को हम समझा रहे हैं, जो बच्चा को हम सिखा रहे हैं, क्या उसका विकास उस गति से हो रहा है कि नहीं, या कहीं बाधा पहुंच तो नहीं रहा है। ये सारे चीजों को समझने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, मानते हैं कि अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, जैसे आप जानते हैं कि पहले मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया भी थी और बराबर मूल्यांकन नहीं हो पाता था, सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता था। विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, अब साल भर में एक बार मूल्यांकन होगा, 6 महीना में एक बार मूल्यांकन होगा। बच्चा 2 साल स्कूल पढ़ा, साल भर स्कूल पढ़ा और उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है इसका मतलब हम बालक को समझे ही नहीं, बालक का जो विकास होना चाहिए था, जिस गति में होना चाहिए था, उस चीजों को हम समझे ही नहीं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये सतत प्रक्रिया है, लगातार होते रहना चाहिए। ठीक है, तो मूल्यांकन से हमको क्या होता है, मूल्यांकन से हमको जानकारी मिल जाता है। ठीक है, मूल्यांकन अगर नहीं हो, ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि किसी कोचिंग संस्थान में अगर आप 1 महीना पढ़ते हैं, तो 1 महीना पढ़ते हैं तो आप भी मूल्यांकन करते हैं कि 1 महीना जब हम गए वहां पढ़े, कोई भी शिक्षक से पढ़े, तो हमने क्या सीखा। पता चला कि हम कुछ नहीं सीखे, तो काहे जाइएगा आप, वहां छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वहां हमें कुछ मिला ही नहीं। अगर हम मूल्यांकन नहीं करें तो फिर हमको पता नहीं चलेगा कि हम 2 महीना क्या किए हैं, 2 महीना गए तो क्या सीखे। अब ये मत समझिए कि केवल आप ही मूल्यांकन कर रहे हैं, आपके फादर या आपके पेरेंट्स जो आपको वहां भेज रहे हैं, वो भी तो रिजल्ट खोजेंगे, वो भी तो जानेंगे कि 2 महीना हमारा बच्चा उस इंस्टीट्यूट में गया है तो सीखा क्या है। ठीक, वो बात हो गया। तीसरी बात अगर हम बात करें तो शिक्षक भी ये जानना चाहेंगे कि हमने ये चैप्टर पढ़ाया है, उस चैप्टर में हमने बच्चों को क्या दिया है, कितना बच्चा सीख पाया है, कितना बच्चा नहीं सीख पाया है, आखिर जो नहीं सीख पाया है उसमें दिक्कत कहाँ चल रहा है। आप जानते हैं कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शिक्षक के बारे में पूछता है, शिक्षक क्या है, तो लिखा हुआ रहेगा, या आप जान लीजिए शिक्षक एक सुविधा दाता है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले होते हैं। अगर आपके यहाँ से बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, बाल विकास में कहा गया है कि बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है, उसका प्रगति नहीं हो रहा है, चहुमुखी विकास नहीं हो रहा है, तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है, सुविधादाता का दोष है, फैसिलिटी का दोष है। ठीक है, यानी उस संस्था का दोष है जिसके कारण बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये टीचर का दायित्व बन जाता है कि बालक को जाने, बालक को पहचाने, बालक को परखे, उसके गतिविधि को समझे, उसके व्यवहार को समझे, उसकी प्रगति को समझे, ठीक है, उसके आचरण को समझे, उसकी कठिनाइयों को समझे। इसके लिए हम जिस प्रक्रिया से गुजरेंगे उसी का नाम आकलन, मापन, मूल्यांकन है। अब यहाँ ये अलग अलग चीज है, लेकिन अलग अलग होने के बावजूद भी जब तक हम आकलन, मापन, परीक्षण, जांच को नहीं लाएंगे तब तक मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे अंत वाली प्रक्रिया है, लास्ट वाली प्रक्रिया है। तो बात रहा कि ये सब क्या है,
तो ये सब इसके अभिन्न अंग है, यानी कि इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी 3 टॉपिक पर बात की है, आकलन, मापन, मूल्यांकन, और हमने बताया कि सीडीपी का जब सवाल बनेगा तो इससे 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही आना रहता है। और जानते हैं कि ऐसे लोग बिना तैयारी के बैठते हैं एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है, किसी का 2 नंबर से छूट जाता है, किसी का 4 नंबर से छूट जाता है, किसी का 1 नंबर से छूट जाता है। अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे आप, फिर से बैठेंगे तो हो सकता है ये 2 नंबर से कभी 4, जिसका 2 से छूटा है हो सकता है अगले बार बैठेंगे तो 8 नंबर से भी छूट सकता है, 10 नंबर से भी छूट सकता है, क्योंकि क्वेश्चन दिन पर दिन टफ होते चला जा रहा है। तो इसको बारीकी से समझने के लिए, सीटीपी में बेहतर करने के लिए केवल समझ का विकास होना चाहिए।